मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर अंकित मोदी है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में डिस्कशन करूंगा। सो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स क्या होते हैं? इन अ नॉर्मल पर्सन, जिस पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम नहीं है, उनका इन मेल्स इट इज 16 टू 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर एंड इन फीमेल्स इट इज 14 टू 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर। बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग द डायलिसिस पेशेंट्स में ये हीमोग्लोबिन लेवल्स इतने हाई हो। सो अगर हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 13 पर ग्राम पर डेसीलीटर इन मेन एंड इट इज लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर वुमन, देन वी कैन टेल दैट ये पेशेंट को अनीमिया है। मल्टीपल क्लिनिकल स्टडीज की गई है और उसमें स्टडी किया गया था कि डायलिसिस पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए। ये स्टडीज में ऐसे पाया गया था कि बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेंज में भी नहीं रखना है हीमोग्लोबिन लेवल, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, और काफी कम भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्टडीज में पाया गया था कि डायलिसिस पेशेंट्स में, पर्टिकुलरली हीमोडायलिसिस पेशेंट्स में, वी हैव टू कीप अ टारगेट ऑफ 10 टू 12 ग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन लेवल काफी ज्यादा होता है, 14 के ऊपर होता है, तो इन पेशेंट्स को बीपी शूटअप होने का प्रॉब्लम्स होता है, स्ट्रोक होने का प्रॉब्लम होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टेक्नीशियन पॉइंट ऑफ व्यू, इफ द हीमोग्लोबिन लेवल्स आर वेरी हाई, एवी फिस्टुला का और एवी ग्राफ का थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क हो जाता है। सो अगर आपने नोटिस किया कि किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन मोर देन 13 है, मोर देन 14 है, इमीडिएटली आप नेफ्रोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एरिथ्रोपोइटिन का डोज कम करने पे, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने में और टेम्पररी 1 आध 2 महीना एरिथ्रोपोइटिन बंद रखने पे हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मली टारगेट रेंज में आ जाते हैं। और जब हीमोग्लोबिन लेवल टारगेट रेंज में आते हैं, तो देन एरिथ्रोपोइटिन लो डोज में या रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी में शुरू कर सकते हैं। इवन आफ्टर स्टॉपिंग एरिथ्रोपोइटिन फॉर 1 मंथ 2 मंथ, अगर बोलो कि हीमोग्लोबिन लेवल हाई ही रहता है, तो फ्लेबोटॉमी करने की जरूरत पड़ सकती है। सो नाउ वी विल कम टू द मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक कि डायलिसिस पेशेंट्स में अनीमिया क्यों होता है और उसके वजह से पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो मोस्ट कॉमन रीजन इज एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी। जैसे किडनी काम नहीं करती है तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनता है और हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज आयरन डेफिशिएंसी एंड ब्लड लॉस। ये पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, डाइट इज डेफिशिएंट इन आयरन। सिमिलरली ये पेशेंट्स को जीआई ब्लड लॉस फ्रॉम द कैथेटर्स, ब्लड लॉस फ्रॉम द फिस्टुलास एंड द ग्राफ्स कभी कभी होता है, तो उसके वजह से इनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। अदर कॉजेज आर विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसीज, chronic infection and inflammation like tuberculosis, arthritis, or rarely uncommon causes like hyperparathyroidism and hemolysis can cause anemia in dialysis patients. So अनीमिया से क्या प्रॉब्लम होता है? अगर हीमोग्लोबिन लो होता है तो ये पेशेंट्स थकान महसूस करते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी महसूस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हेडेक होता है, स्लीप अच्छी नहीं होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी डिमिनिश हो जाती है। सिमिलरली अगर हीमोग्लोबिन क्रोनिकली लो रहता है, तो उनको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मतलब हार्ट स्टिफ हो जाता है, और उसके वजह से उनको डायलिसिस के टाइम पे हाइपोटेंशन का रिस्क, पल्मोनरी एडिमा का रिस्क हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कॉन्स्टेंटली लो रहेगा तो कार्डियक इवेंट होने के चांसेस रहते हैं और कार्डियक मोर्टेलिटी होने के चांसेस रहते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार होता है तो उससे कॉम्प्लिकेशंस लाइक आयरन ओवरलोड, इन्फेक्शंस हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है तो ये पेशेंट्स को HLA एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं और वो फ्यूचर में किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ आपको क्या करना है? अगर हीमोग्लोबिन लेवल लो होता है तो हाउ डू यू मैनेज? आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको दो चीज देखनी है। पहली चीज तो एब्सोल्यूट हीमोग्लोबिन लेवल, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल वो टाइम पे कितना है, और सेकेंड चीज देखनी है कि हीमोग्लोबिन लेवल कितनी तेजी से कम हुआ है। मतलब पिछले महीने हीमोग्लोबिन 11 था और अभी 10 हो गया है, तो इट्स ओके, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर पिछले महीने हीमोग्लोबिन 11 था और इस महीने 6 हो गया है, तो यू हैव टू टेक सम एक्शन। सो डिपेंडिंग अपॉन दी हीमोग्लोबिन लेवल्स आपको एक्शन लेना है। अगर पेशेंट को माइल्ड अनीमिया है, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल इज बिटवीन 8 टू 10 ग्राम पर डेसीलीटर, आप डायलिसिस चालू कीजिए, नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कीजिए। नेफ्रोलॉजिस्ट विल जनरली एडजस्ट द एरिथ्रोपोइटिन डोज, आयरन डोज, एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स आर स्टेबल। अगर पेशेंट को ज्यादा हीमो अनीमिया है, मॉडरेट अनीमिया है, हीमोग्लोबिन इज रेंजिंग बिटवीन 6 टू 8 ग्राम्स पर डेसीलीटर, स्टिल डायलिसिस कैनॉट बी, डायलिसिस स्टार्ट कर सकते हैं, बट कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, जिससे अनीमिया अनीमिया क्यों डेवलप हुआ है उसे वो पता चलेगा। और
अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। बट अगर हीमोग्लोबिन सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है, लेस देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर है, इट्स बेटर कि आप डायलिसिस चालू ना करें, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 6 है तो ड्यूरिंग डायलिसिस कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, हाइपोटेंशन, कार्डियक इश्चेमिया। तो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग डायलिसिस कॉन्टेक्ट योर नेफ्रोलॉजिस्ट, आज देम के क्या कर सकते हैं अभी, एंड देन टेक अ कॉल वेदर टू स्टार्ट और नॉट स्टार्ट डायलिसिस। अगर पेशेंट अनस्टेबल लग रहा है, हीमोग्लोबिन इज वेरी लो, बेटर के फर्स्ट फिक्स द अनीमिया अगर डायलिसिस का कुछ इमरजेंसी नहीं है तो, एंड देन कंसिडर डायलिसिस। अनदर पॉइंट इज सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द हीमोग्लोबिन लेवल। अगर हीमोग्लोबिन 10 था अभी 5 हो गया है, तो यू हैव टू टेक एक्शन, रैपिड एक्शन लेना है और अकॉर्डिंगली ही डायलिसिस करना है कि नहीं करना है उसका कॉल लेना है। Some important practical tips regarding maintaining hemoglobin levels are: first, always ensure that the patient does blood test at least once a month। क्योंकि क्या होता है कि हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम होता है तो इनिशियली पता नहीं चलता है, एक महीने 11 होता है, अगले महीने 10 हो जाएगा, तीसरे महीने 9 हो जाएगा, और फिर 5 महीने के बाद अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो गया है। तो अगर आप मंथली हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं तो विल बी एबल टू पिक अप अनीमिया एट अ अर्लियर स्टेज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पेशेंट एरिथ्रोपोएटिन, आयरन, मल्टीविटामिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो यू एनकरेज देम कि आपको हीमोग्लोबिन इंजेक्शंस, आयरन के इंजेक्शंस जैसे बताया गया है, डोज और फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट। थर्ड मिस्टेक जो बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं कि एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शंस कोल्ड चेन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होते हैं, तो उससे हीमोग्लोबिन के इंजेक्शंस का इफेक्ट चला जाता है और पेशेंट्स को अनीमिया डेवलप होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है हीमोग्लोबिन लेवल कम है, ब्लड दे दो, हीमोग्लोबिन टेम्पररी बढ़ जाएगा और उससे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हो सकता है, और आगे जाके ट्रांसफ्यूजन देके किडनी ट्रांसप्लांट में भी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। तो अगर हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज्यादा कम है तो ठीक है, आप 1 यूनिट दे दीजिए डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके, बट डोंट गिव अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और चेक हीमोग्लोबिन लेवल्स मोर इफ फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड। अगर पेशेंट्स को हाइपोटेंशन हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, ड्यूरिंग डायलिसिस चेस्ट पेन हो रहा है, तो चेक करिए हीमोग्लोबिन, क्योंकि लो हीमोग्लोबिन लेवल अनीमिया माइट बी कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल दिस सिम्टम्स। सो a low hemoglobin level should be assessed properly, action should be taken, and unnecessary blood transfusion should be avoided. So now let's come to the second part of the topic, that is thrombocytopenia। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया माने प्लेटलेट काउंट कम होना। प्लेटलेट काउंट नॉर्मली 1.5 टू 4.5 लैक्स होते हैं। प्लेटलेट काउंट हेल्प्स दे कि बॉडी का क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग बराबर हो। अगर पेशेंट प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो खून बहुत पतला हो जाता है और ब्लीडिंग होने के चांसेस काफी होते हैं। सो व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन अ डायलिसिस पेशेंट? फर्स्ट इज स्यूडोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लड कलेक्शन बराबर नहीं किया गया है। सेकेंड कॉज इज हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट को अभी रिसेंटली डायलिसिस शुरू किया गया है और हिपैरिन दिया गया है और प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, तो हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हिट को हमेशा कंसिडर करना चाहिए। अदर रेयर कॉजेज इंक्लूड डायलिसिस रिलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, various drugs causing thrombocytopenia, and infections like hepatitis B, hepatitis C, sepsis, all those causing thrombocytopenia. So what are the consequences of thrombocytopenia? Thrombocytopenia से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? Oozing of the catheters, prolonged bleeding from the AV fistula, AV graft, आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, ब्लड लॉस हो जाएगा। ब्लड लॉस होएगा तो पेशेंट को अनीमिया डेवलप होने के चांसेस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो पेशेंट आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्लीडिंग लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। पर्टिकुलरली आप हिपैरिन दोगे और अगर प्लेटलेट काउंट कम होगा तो इंट्राक्रेनियल ब्लीड होने का चांस काफी होता है, और इंट्राक्रेनियल ब्लीड से पेशेंट को मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत बढ़ जाती है। सो वी हैव टू प्रिवेंट दिस कैटास्ट्रोफिक कॉम्प्लिकेशन। और हर बार थोड़ा थोड़ा ब्लीड होगा तो पेशेंट को अनीमिया डेवलप होगा और उसका प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस होते हैं हिट के साथ। सो नाउ वेलकम टू द लास्ट स्लाइड। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है तो क्या करना चाहिए? आपको पहले देखना है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर प्लेटलेट काउंट 1 टू 1.5 लाख है तो माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। प्लेटलेट काउंट 50 टू 1 लाख है, 50,000 टू 1 लाख, तो मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। एंड इफ द प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 50,000, it is severe thrombocytopenia. So depending upon the platelet count and depending upon the clinical situation,
यू हैव टू डिसाइड हेपारिन यूज करना है या हेपारिन यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेटलेट काउंट 1 to 1.5 के लाख के बीच में है, पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, पेशेंट ओपीडी बेसिस पे आ रहा है, तो आप हेपारिन यूज कर सकते हैं इन अ स्लाइटली लोअर डोज। बट अगर पेशेंट को सिवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, प्लेटलेट काउंट इज 50,000, ऑलरेडी पेशेंट इज इन आईसीयू, नया कैथेटर डाला गया है, पेशेंट सेप्सिस में है, तो बेटर टू अवॉइड हेपारिन इन दिस सिचुएशन एंड यूज ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। सिमिलरली अगर पेशेंट को रिसेंटली हेपारिन यूज किया गया है और प्लेटलेट काउंट ड्रॉप हो रहा है, तो कंप्लीटली हेपारिन अवॉइड कीजिए, बिकॉज अगर आप पेशेंट को हिट है और अगर आप हेपारिन देंगे तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगे, क्लॉटिंग और बढ़ जाएगा और प्लेटलेट काउंट और ड्रॉप हो जाएगा। सो पेशेंट्स हीमोग्लोबिन लेवल्स, पेशेंट्स हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी, पेशेंट अगर पोस्ट ऑपरेटिव है, कुछ मेजर सर्जरी हुआ है नहीं हुआ है, कैथेटर कब डाला गया है, फ्रेश कैथेटर डाला है कि नहीं, और प्लेटलेट काउंट कितना है, देन यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन कि आपको हेपारिन देना है या अल्टरनेटिव यूज करना है। सो आई होप एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर हीमोग्लोबिन कम है और प्लेटलेट कम है तो आप क्या एक्शन लेंगे। क्वेश्चंस आर वेलकम। थैंक यू।